हेलो एवरीबॉडी। तो मैं कॉस्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूँ जिससे एक्सपेक्टेड है कि शायद आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए। मिनिमम एक दो क्वेश्चन तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका थ्योरी भी कराऊंगा, आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी कुछ बताऊंगा और एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सबसे पहले देखिए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो जनरली उसका टेंडर निकलता है और फिर उसके लिए क्वालिफाई होते हैं और मोस्टली एक साल से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है। बड़े बड़ी चीज़ों का वो कॉन्ट्रैक्टिंग होता है, चाहे बिल्डिंग का हो जाए, चाहे रोड का हो जाए, चाहे ब्रिज का हो जाए, चाहे कोई टावर खड़ा करना हो। तो बेसिकली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग वे जॉब अंडरटेकन इज रिलेटिवली लार्ज एंड नॉर्मली टेक्स पीरियड लॉन्गर देन अ ईयर टू कंप्लीट। अब जो मैं बोल रहा हूँ ना, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। लिखा हुआ बहुत चीज़ है पर मैं स्पेसिफिक आपको जो इंपॉर्टेंट है वही कराऊंगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बिल्डिंग के लिए होता है, रोड, ब्रिज, इरेक्शन ऑफ टावर, सेटिंग अप ऑफ प्लांट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसे कुछ फीचर्स क्या हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के। देखिए, साइट पे ही कैरी आउट होता है सारा कॉन्ट्रैक्ट। जैसे अभी मेट्रो का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एल&टी के पास है तो वो साइट पे ही उसकी होती है सब कुछ। जो भी इसमें एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो मोस्टली डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट खर्चा होता है। जो इनडायरेक्ट होता है वो छोटे मोटे खर्चे हो सकते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, स्टोर्स या वर्क्स के। हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए ना सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। और सेपरेट अकाउंट इज यूजुअली मेंटेन्ड फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, मैंडेटरी चीज़ें नहीं है, ये कॉस्टिंग फॉलो किया जाता है। दिस इज नॉट मैंडेटरी, राइट। द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अंडरटेकन बाय अ कॉन्ट्रैक्टर एट अ टाइम इज यूजुअली फ्यू। द कॉस्ट यूनिट, या ये इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में यूनिट कॉस्ट यूनिट कौन सा होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट खुद होता है, ठीक है, करेक्ट। A contract takes longer period to complete and the result of the contract can be known only after the completion of the contract. अब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा होता है तो कोई भी फुलिश नहीं होता है कि तुरंत ही पेमेंट कर दे। तो वो उसकी पेमेंट भी ना पार्ट्स में करता है। जैसे जैसे काम पूरा होते रहता है वैसे वैसे पेमेंट रिलीज करते रहता है। और कई बारी तो क्या करते हैं, बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्टी जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो ना रिटेंशन मनी कुछ रख लेते हैं अपने पास। रिटेंशन मनी का दूसरा नाम अर्नेस्ट मनी भी होता है। वो क्या करते हैं कि कुछ पैसे अपने पास, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका कुछ पैसे अपने पास वो सिक्योरिटी रख लेते हैं कि बंदा अगर क्वालिटी के हिसाब से काम नहीं किया या कुछ ढंग से नहीं किया तो वो उसको पैसे काट सके, ठीक है। तो रेगुलर इंटरवल्स पे अकाउंटिंग होती रहनी चाहिए। ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्टर को अपना प्रॉफिट उसने क्या कमाया है एक साल में वो मालूम चले, इसीलिए वो हर साल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते रहता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रॉफिट कंपैरिजन फॉर अ पीरियड एंड प्रोवाइड अ गुड बेसिस फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ दोज आर एंगेज्ड इन दी कॉन्ट्रैक्ट। तो जो भी एक्सपेक्टेड और नोशनल प्रॉफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोग्रेस is transferred to the costing profit and loss account for the year to determine the overall profitability of the contractor. तो देखो क्या होता है ना, हर साल तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं पर हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का हो। कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का होगा लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्लोज होगा ना वो एकदम एंड ऑफ द ईयर, हर ईयर पे होगा, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। तो मान लो ईयर 1 में कोई अगर जो भी नोशनल प्रॉफिट या लॉस आया है ना, वो आपका कॉस्टिंग P&L में चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। वैसे ही सेकेंड ईयर का ही बनेगा और फिर वो कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। वही लिखा है, इस ट्रांसफर टू द कॉस्टिंग P&L। अब कुछ टर्म्स देखते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में यूज होते हैं। पहला है वर्क इन प्रोग्रेस। इसका मतलब क्या है, इट रिफर्स टू द कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट कंप्लीट एट द रिपोर्टिंग डेट। वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि रिपोर्टिंग जब आप कर रहे हो तो वो कंप्लीट नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में अगर हम वैल्यू देखें वर्क इन प्रोग्रेस में क्या क्या आएगा, हमेशा आप जब देखोगे कि ये अगर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है तो इस साइड आता है बाय WIP। तो इस WIP का वाइफिकेशन क्या क्या होगा, इसके अंदर कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड होगा, इसके अंदर सर्टिफाइड भी और अनसर्टिफाइड भी, ठीक है। जो कंप्लीट हो चुका है, द कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट येट कंप्लीटेड एंड द अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड नोशनल प्रॉफिट, ठीक है। इन द बैलेंस शीट द वर्क इन प्रोग्रेस इज यूजुअली शोन अंडर 2 हेड्स, सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि बैलेंस शीट में वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ शो करते हैं, तो सर्टिफाइड या अनसर्टिफाइड के अंडर में शो करते हैं। द कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड एंड द प्रॉफिट क्रेडिटेड विल अपीयर अंडर द हेड सर्टिफाइड वर्क इन प्रोग्रेस। तो सर्टिफाइड वर्क इन प्रोग्रेस में कौन सा आएगा, वो कॉस्ट ऑफ वर्क जो कि कंप्लीट भी हो चुका है, उसको कॉन्ट्रैक्टी ने सर्टिफाई भी कर दिया है और उससे रिलेटेड प्रॉफिट जो भी होगा सर्टिफाइड वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा। वाइल जो काम अभी तक सर्टिफाई नहीं हुआ है उसका कॉस्ट ऑफ मटेरियल एम्प्लॉयड इन अदर एक्सपेंसेस, इट हैज स्टिल नॉट रीच द स्टेज ऑफ कंप्लीशन,
तो वो अनसर्टिफाइड वर्क इन प्रोग्रेस। तो बेसिकली सर्टिफाइड में जो काम पूरा होकर सर्टिफाई भी कर दिया है, अनसर्टिफाइड में भले ही वो पूरा हुआ हो लेकिन अगर सर्टिफाई नहीं किया कॉन्ट्रैक्टी ने तो वो अनसर्टिफाइड वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाएगा। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में भी करा दूंगा, अभी थोड़ा आप लोग समझ लो। कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड और वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। A contract is a continuous process, correct? And to know the cost or value of the work completed as on a particular date, assessment of the completion of work is carried out by an expert. ठीक है, जो भी सर्वे आर्किटेक्टर वो बताता है, जैसे मान लो आपने 1 लाख का काम पूरा कर लिया, बोलेगी सर हमारा तो 1 लाख का काम पूरा हो गया, पर मान लो कोई सर्वेयर आया, वो बोला कि नहीं यार हमें तो हमारे हिसाब से 80,000 का ही आपने काम किया है। तो एक्चुअल में आपका सर्टिफाइड कितना हुआ? कंप्लीट भले ही 1 लाख का हुआ लेकिन सर्टिफाइड कितना हुआ? 80,000 का ही, करेक्ट? The expert based on his assessment certifies the work completion. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनटू वर्क सर्टिफाइड %। ठीक है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे निकलता है? कितने का कॉन्ट्रैक्ट था और कितने काम आपके सर्टिफाई हुए हैं, कितने काम आपके सर्टिफाई हुए हैं। और कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे निकलता है? जो भी कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, टोटल अभी तक का खर्चा कितना है, टोटल कॉस्ट कितना है अभी तक का, उसमें से माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, और माइनस कर दो उसमें मटेरियल जो पड़ा हुआ है आपका फालतू वो, और उसमें से जो प्लांट एट साइट है उसको भी आप माइनस कर दो, जो भी प्लांट है, करेक्ट है? तो आपका निकल जाएगा क्या? कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, अब एक चीज आपको याद रखना है कि जो भी आपका एबनॉर्मल लॉसेज या फिर ये सब चीज़ें होते हैं, या फिर मटेरियल आपका बच गया कॉन्ट्रैक्ट के एंड में और आप उसको बेच के कोई पैसा कमा रहे हो, तो जो प्राइस रियलाइज होगा वो तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आएगा, लेकिन जो प्रॉफिट या लॉस होगा ना वो आपका प्रॉफिट पीएनएल में जाएगा, करेक्ट? दूसरा है आपका कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। ये बोलता है इट रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ द वर्क विच हैज बीन कैरिड आउट बाय द कॉन्ट्रैक्टर बट हैज नॉट बीन सर्टिफाइड। जो तो हो चुका है, पूरा हो चुका है, लेकिन एक्सपर्ट ने उसको सर्टिफाई नहीं किया है, इसको हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे शो करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कैसे निकलता है ये? टोटल, इसमें से टोटल कॉस्ट टू डेट निकाल लो कितना है, इस पर क्वेश्चन कराऊंगा मैं, आप टेंशन में दे। लेस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, जो भी आपका सर्टिफाई हो चुका है उसको माइनस कर दो, मटेरियल अभी बचा हुआ कितना है उसको माइनस कर दो, प्लांट एट साइट को माइनस कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, एक और है आपका रिटेंशन मनी। तो मैंने आपको रिटेंशन मनी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। पोर्शन ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड विच इज केप्ट बाय अ कॉन्ट्रैक्टी एज सिक्योरिटी मनी फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। तो वर्क सर्टिफाइड का वो थोड़ा सा पैसा वो अपने पास रख लेता है जो कि सिक्योरिटी मनी की तरह एक्ट करता है। इसको सेकेंड नेम होता है अर्नेस्ट मनी, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, a contract where the value of the contract is determined by adding an agreed percentage of profit to the total cost। देखो जो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसमें लॉस होने का बहुत मिनिमल चांस होता है। जो कॉन्ट्रैक्टर लॉस नहीं बेयर करना चाहते तो वो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, बोलते हैं भैया जितना कॉस्ट आएगा ना उस पर से मैं स्पेसिफिक परसेंटेज तो आपसे प्रॉफिट लूंगा ही लूंगा। अगला है एस्केलेशन क्लॉज, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा क्लॉज होता है कि अगर मान लो मेरे जो भी मटेरियल यूज कर रहा हूँ, जिन चीज़ों का भी अगर दाम बढ़ जाता है इन्फ्लेशन के कारण, खर्चा बढ़ जाता है, तो एस्केलेशन क्लॉज के हिसाब से मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट बढ़ा दूंगा इनकी, बिकॉज इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इनपुट। तो एस्केलेशन क्लॉज जनरली कॉन्ट्रैक्टर को बचा के रखता है, अगर रहता है, ताकि अगर मान लो सीमेंट यूज कर रहे हैं, सीमेंट का दाम मान लो अचानक बढ़ गया तो वो एस्केलेशन क्लॉज अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट में डाल रखा है तो उसको अपने कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट को बढ़ा सकता है। ठीक है, आइए अब इसका समरी है जो हमने पढ़ा है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग स्पेसिफिक ऑर्डर होता है where job undertaking is relatively large and normally takes period longer than a year to be completed। इसका समरी है वर्क सर्टिफाइड, द पोर्शन ऑफ वर्क which is certified as completed by architecture, surveyor, engineer or any other person as may be agreed between the contractor and the contractee is called work certified। Work uncertified, it represents the cost of the work which has been carried out by the contractor but has not been certified by the architect। हमेशा इसको कॉस्ट प्राइस पे शो करते हैं वर्क अनसर्टिफाइड को। क्या है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग? इट इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग वेयर कॉस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर ईच contract and cost in it is contract itself। For payment of money, work done is divided into work certified and work uncertified। जो भी वर्क सर्टिफाइड आपका आता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे आता है, कॉस्ट
प्लस प्रॉफिट पे आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में आ जाएगा, आप लोग को मालूम भी नहीं चलेगा। और वर्क अनसर्टिफाइड जैसे हम डिस्कस करते आए हैं वो हमेशा कॉस्ट पे ही आता है। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट देख लीजिए कैसा होता है। इधर जो आपका मटेरियल लगा वो आ गया, डायरेक्ट लेबर लगा वो आ गया, ओवरहेड्स आ गया आपका, प्लांट एट कॉस्ट इधर और इधर प्लांट एट साइट, ये WDV पे आता है हमेशा। या आप एक और काम कर सकते हैं, इन दोनों को नहीं लिख के आप सीधे डेप्रिसिएशन लिख दीजिए इधर, तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, बाय मटेरियल एट साइट, जो बच गया आपका मटेरियल, तो इससे आपका क्या आता है, नोशनल प्रॉफिट। अब ये नोशनल प्रॉफिट आपका कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर हो जाता है दोस्त, ये अमाउंट आपका कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, करेक्ट, ठीक है। अब क्या है कि अब कितना प्रॉफिट को ट्रांसफर करोगे, कितने प्रॉफिट को आप ट्रांसफर करोगे P&L में, उसका भी एक मेथड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूं अगर किसी ना किसी से नहीं बने, इससे MCQ बन सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, यानी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है वो। तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन निकालो कि कितना काम पूरा है। वो कैसे निकलेगा, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। एक्सपर्ट ने जितना वर्क सर्टिफाइड कर दिया उसको डिवाइड करो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से, जितना आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसको 100 से कर दो। और अगर वो 25% से कम आता है, यानी 24% तक आता है, तो आप नील, कोई भी प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं करोगे। आप कोई प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं करोगे दोस्त। अगर वो 25 से 49% के बीच में आता है तो आप कैसे करोगे इसको, 1/3 जो आपका नोशनल प्रॉफिट आया है उसको डालो, ठीक है, इनटू कितना कैश रिसीव किया है। जरूरी नहीं है कि वर्क सर्टिफाई अगर हो गया है जितना उतना ही कैश मिल जाता, नहीं, तो जितना कैश रिसीव किया है डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि जितना वर्क सर्टिफाई हुआ है उतना आपको कैश मिल जाएगा। अगर 50 से 89% के बीच में है तो ये आपका 1/3 की जगह 2/3 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन अगर 90% से ऊपर है तो आपको कैसे ट्रांसफर करना है, अगर वर्क सर्टिफाइड परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन अगर आपका 90% से ऊपर आया है तो आपको एज पर एस्टिमेटेड प्रॉफिट बेसिस पे ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब क्या है, आप पूछे सर एस्टिमेटेड प्रॉफिट बेसिस क्या है, तो मैं बता रहा हूं, देखिए एस्टिमेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या है कि आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था, उसमें से आपका जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो आप माइनस कर दो। एस्टिमेटेड कॉस्ट कैसे आएगा, जितना भी अभी तक खर्चा हुआ है कॉस्ट टू डेट, और जो और खर्चा हो सकता है उसको आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से माइनस कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गया तो आप कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। करेक्ट है, मान लो ये 92% आया, ये मान लो 1 लाख आया, इनटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। बिल्कुल सिंपल है भाई, इसको 1-2 बार वीडियो को देखो, सब क्लियर। इससे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कुछ आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तीसरा एस्केलेशन क्लॉज, मैंने बताया आपको, व्हेन प्राइस ऑफ मटेरियल एंड लेबर इंक्रीज बियॉन्ड सर्टेन लिमिट देन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैन बी इंक्रीज प्रोपोर्शनली। इट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में। अगर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाला कॉन्ट्रैक्ट है तो उसने तो ऑलरेडी प्रॉफिट का मार्जिन ले लिया है, तो उस केस में एस्केलेशन क्लॉज नहीं आता है, बस फिक्स कॉन्ट्रैक्ट में होता है। ठीक है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एक्चुअली में डिसाइड हो गया उसके बाद वो शिफ्ट नहीं होता है। अगर एस्केलेशन क्लॉज है तभी वो ऊपर नीचे जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन करें, बोला कंप्लीट एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन 90% कंप्लीट, 90% कंप्लीट हो गया है जो कि, तो आप उसका एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालिए फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अभी तक का खर्चा कितना है, 22,50,000, और खर्चा कितना होगा भाई, 2.5 लाख। तो मेरा टोटल कॉस्ट कैसे आ गया अभी तक, 22,50 में से 22,50,000 में आप 2.5 लाख और ऐड कर दो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 32,50,000। वर्क सर्टिफाइड एस्टिमेटेड प्रॉफिट में अभी इसका काम नहीं है, वर्क अनसर्टिफाइड अभी इसका भी काम नहीं है। ठीक है, कैश कितना रिसीव किया, 21,25,000, 21,25,000। तो अभी तक टोटल हमारा एक्सपेंडिचर टू डेट कितना आया भाई,
2250 प्लस 250 25 लाख आ गया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का था, 32,50,000 का था। तो आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे आता है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट। तो ये आपका 32,50 में जब आप 25 लाख माइनस करेंगे तो आपका 7,50,000 एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कुछ नहीं करना है। मेरी तरफ से इतना ही। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट कि आप शेयर करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।